हिंदी साहित्य में ना एक दौर ऐसा आया जब कविता ने कह सकते हैं एक जबरदस्त यू टर्न ले लिया। वो जो कल्पना और रहस्य की बातें होती थीं उनसे निकलकर कविता सीधे आ गई मजदूरों और किसानों के बीच, उनकी दुनिया में। और इसी क्रांति को, इसी रेवोल्यूशन को हम जानते हैं प्रगतिवाद के नाम से। तो आज चलिए इसी साहित्यिक आंदोलन की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब हुआ 1936 से 1943 के बीच, मतलब सिर्फ 7 साल। जरा सोचिए, इतने कम समय में हिंदी पोएट्री का चेहरा, उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों अचानक से। तो हाँ, आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि 1936 में आखिर ऐसा क्या हो गया था कि हिंदी कविता रातों रात बदल गई। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, नहीं, ये एक प्रॉपर क्रांति थी। तो चलिए इसके पीछे की असली वजहों को टटोलते हैं। अच्छा, तो इसकी शुरुआत को लेकर ना दो मेन थेरीज चलती हैं, दो कहानियां हैं कह सकते हैं। पहली कहानी ये कहती है कि ये बदलाव अंदर से ही पनपा, मतलब ऑर्गेनिक था। और दूसरी कहती है नहीं, इसकी चिंगारी तो बाहर से आई थी। तो जो पहली थ्योरी है, जिसे डॉक्टर नामवर सिंह जैसे बड़े क्रिटिक्स भी मानते हैं, वो ये कहती है कि प्रगतिवाद असल में छायावाद के अंदर से ही निकला। मतलब उनके हिसाब से निराला और पंत जैसे कवियों की कविताओं में इसके बीच पहले से ही मौजूद थे। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है ना, वो ज्यादा मजबूत लगती है। और वो ये है कि असली वजह थी बाहरी दुनिया। उस वक्त पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल उथल-पुथल चल रही थी और जो मार्क्सवादी सोच भर रही थी, असली आग वहां से लगी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत बहुत दिलचस्प है। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से होता है। 1934 में सोवियत राइटर्स यूनियन बनती है। ठीक अगले साल 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की नींव रखी जाती है। और मजे की बात, उसी साल 1935 में ही लंदन में मुल्कराज आनंद और सज्जाद ज़हीर जैसे कुछ भारतीय मिलकर इसकी इंडियन ब्रांच शुरू कर देते हैं। और फिर बूम, 1936 में लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? मुंशी प्रेमचंद। बस यही वो मोमेंट था जिसने इंडिया में प्रगतिवाद का बिगुल बजा दिया था। और उस लखनऊ सेशन में प्रेमचंद ने जो कहा, उसने तो मानो साहित्य की पूरी दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने साफ साफ कहा, साहित्यकार का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, वो काम तो भांडों और मस्खरों का होता है। लिटरेचर में, साहित्य में सामाजिकता का भाव और इंसानियत की चिंता होनी चाहिए। ये एक तरह का ऐलान था, एक डिक्लेरेशन कि भाई अब से लिटरेचर सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं होगा, अब वो समाज के लिए होगा। तो सवाल ये है कि इस पूरी साहित्य क्रांति के पीछे की सोच क्या थी, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? जवाब है मार्क्सवाद। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल फिलॉसफी कविताओं और कहानियों की बुनियाद बन गई। और इस कनेक्शन को समझाने के लिए ना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने कहा, जो जगह फिलॉसफी में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की है, वही जगह लिटरेचर में प्रोग्रेसिविज्म यानी प्रगतिवाद की है। मतलब साफ था, प्रगतिवादी साहित्य कुछ और नहीं बल्कि मार्क्सवादी फिलॉसफी का ही लिटरेरी वर्जन था। तो ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ये है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये थ्योरी कहती है कि समाज हमेशा दो विरोधी ताकतों के टकराव से आगे बढ़ता है। एक तरफ है शोषक वर्ग, कैपिटलिस्ट अमीर लोग, और दूसरी तरफ है शोषित वर्ग, मजदूर किसान। और इनकी लड़ाई किसी भगवान या धर्म के लिए नहीं है, नहीं, इनकी लड़ाई है भौतिक चीजों के लिए। जमीन, पैसा, फैक्ट्री, इन पर किसका कब्जा होगा, सारी लड़ाई इसी की है। तो इस आइडियोलॉजी ने राइटर्स को एक तरह से 4 काम दिए। एक क्लियर कट एजेंडा। पहला, हर तरह के शोषण का विरोध करना है, चाहे वो पूंजीपति करे, अंग्रेज करे या जमींदार करे। दूसरा, फोकस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड पर रखना है। भगवान, आत्मा, परमात्मा, पिछला जन्म, ये सब छोड़ो, इंसान की बात करो, आज की बात करो, इसी जिंदगी की बात करो। तीसरा, सोशल रियलिज्म दिखाओ, मतलब आम आदमी की जिंदगी जैसी है उसकी कड़वी सच्ची तस्वीर बिना किसी लाग लपेट के दिखाओ। और चौथा और सबसे जरूरी, पॉलिटिकली कमिटेड रहो, साहित्य को समाज को जगाने का एक हथियार समझो। तो ठीक है, अब जब हम प्रगतिवाद की पूरी फिलॉसफी समझ चुके हैं, तो चलिए अब असली मजा देखते हैं कि इसने अपने से ठीक पहले के दौर यानी छायावाद को कैसे बिल्कुल पलट कर रख दिया। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये सच में आंखें खोलने वाला है। जरा इस टेबल पे नजर डालिए, एक एक करके देखते हैं। एक तरफ छायावाद जो गांधीवाद से इन्फ्लुएंस था, तो दूसरी तरफ प्रगतिवाद जो मार्क्सवाद से। फोकस देखिए, छायावाद में इंडिविजुअल इमोशन, पर्सनल फीलिंग्स की बात थी, तो प्रगतिवाद में पूरे समाज की कलेक्टिव चेतना की। हीरो ही बदल गया। छायावाद में राम जैसे बड़े बड़े माइथोलॉजिकल किरदार थे, तो प्रगतिवाद का हीरो कौन बना? आम किसान और मजदूर। औरतों को देखने का नजरिया, छायावाद में वो देवी थी, प्रेमिका थी, पूजने की चीज थी।
प्रगतिवाद में वो एक साथी बनी, जिंदगी के संघर्ष में बराबर की पार्टनर। और तो और नेचर भी बदल गया। खूबसूरत पहाड़ और झरनों की जगह अब कविता में चूल्हा, चक्की और कुत्ते जैसी रोजमर्रा की चीजें आ गईं। और भाषा, वो जो संस्कृत से भरी मुश्किल भाषा थी ना, उसकी जगह ले ली बिल्कुल आम बोलचाल की सीधी सपाट भाषा ने। मतलब हर लेवल पर ये एक टोटल चेंज था। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब जरा प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये सारे बदलाव असल में कविता में दिखे कैसे पहली बार एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, अपनी सारी मुश्किलों के साथ पोएट्री का हीरो बन गया। नागा अर्जुन की ये लाइनें सुनिए, ये प्रगतिवाद की आत्मा है बिल्कुल। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सुई उनके पास। सोचिए, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, चूल्हा ठंडा पड़ा है, चक्की चुप है। यहाँ कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं है, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ और सिर्फ भूख और गरीबी का नंगा सच। और अब रामधारी सिंह दिनकर की इन लाइनों में गुस्सा देखिए। ये समाज के दोहरेपन पर एक सीधा तमाचा है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। मतलब एक तरफ कुत्तों को दूध और कपड़े मिल रहे हैं और दूसरी तरफ इंसान के बच्चे अपनी माँ की हड्डियों से चिपककर ठंड में कांप रहे हैं। ये कविता सिर्फ दुख नहीं बता रही, ये सवाल उठा रही है। ये सीधा सीधा सिस्टम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो नई कविता थी, ये रॉ थी, डायरेक्ट थी और बिना किसी शर्म के पॉलिटिकल थी। इसने सजी संवरी ऑर्नामेंटल ब्यूटी की जगह जिंदगी के खुरदुरे सच को चुना। अब कविता का मकसद सुंदर दिखना नहीं था, उसका मकसद था सच दिखाना और सोए हुए समाज को झिंझोड़कर जगाना। और आखिर में प्रगतिवाद का ये पूरा दौर हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़कर जाता है। क्या साहित्य को, लिटरेचर को हमेशा पॉलिटिकल होना चाहिए? क्या आर्ट का मकसद सिर्फ समाज को बदलना है या फिर खूबसूरती बनाना भी उसका एक काम है? देखिए, इस सवाल का कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, प्रगतिवाद ने इस बहस को छेड़ा और हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर जरूर कर। कलयुग में रावण नंगा होकर नाचे, शक्ल सूरत वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। जरा सोचिए, ऐसा क्या गुस्सा होगा, क्या दर्द होगा जो एक कवि को इतनी तीखी, इतनी सीधी बात लिखने पर मजबूर कर दे। ये कौन सा रावण है और किस ढांचे के बदलने की बात हो रही है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। तो नागार्जुन की उस लाइन को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले प्रगतिवाद के मूल दर्शन को समझना होगा। मतलब ये पूरा का पूरा आंदोलन आखिर किस सोच की नींव पर खड़ा था? इस आंदोलन का जो सेंटर पॉइंट था वो था सामाजिक यथार्थवाद। ये सोच मार्क्सवादी दर्शन से काफी प्रभावित थी, जो समाज को अमीर और गरीब के बीच एक लगातार चलने वाले संघर्ष की तरह देखता है। तो इस नजरिए से साहित्य का काम कल्पना की उड़ान भरना या रहस्यमयी बातें करना नहीं है, बल्कि समाज की जो असली ठोस समस्याएं हैं उनको सबके सामने लाना है। दुनिया कैसी हो सकती है वो नहीं, बल्कि दुनिया जैसी है उसे हूबहू दिखाना। और इन लेखकों के हिसाब से समाज की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी प्रॉब्लम थी शोषण। एक तरफ थे सर्वहारा, यानी मजदूर, किसान, वो सब लोग जो अपनी मेहनत बेचकर गुजारा करते हैं, और दूसरी तरफ थे पूंजीपति, मिल मालिक, बड़े बड़े जमींदार, वो अमीर क्लास जिसके हाथ में पैसा और पावर दोनों थे। प्रगतिवाद का मानना था कि सारी समस्या की जड़ इसी अमीर वर्ग का, गरीब वर्ग का लगातार शोषण करना है। अब मजे की बात यह है कि प्रगतिवादी लेखकों का मानना था कि ये शोषण कोई आज की बात नहीं है। अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है, बस समय के साथ शोषण करने वाले ने अपना मुखौटा बदल लिया है। जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, शोषण की एक कड़ी कभी टूटी ही नहीं। पहले राजा और जागीरदार थे, फिर अंग्रेज आए और आजादी के बाद नेता और पूंजीपति आ गए। प्रगतिवादी लेखकों का सबसे बड़ा आरोप ही यही था कि शोषक का चेहरा तो बदल गया, पर शोषित की यानी आम आदमी की हालत वैसी की वैसी ही रही। बस एक नए सिस्टम की आड़ में वही पुराना खेल चलता रहा। और इसी वजह से ये लेखक आजादी के बाद के लोकतंत्र से बहुत बहुत नाराज थे। उनका मानना था कि ये जो लोकतंत्र है, जिसका इतना बड़ा वादा किया गया था, वो असल में महज एक दिखावा है। इस स्लाइड में देखिए कितना बड़ा फर्क है। वादा क्या था? लोक का तंत्र, यानी हम लोगों का, जनता का शासन। पर असलियत क्या निकली? असलियत थी बस तंत्र की, एक ऐसे सिस्टम की जो मुट्ठी भर ताकतवर लोगों की मनमानी बनकर रह गया था, जिसमें लोग यानी आम आदमी की कोई पूछ ही नहीं थी। नागार्जुन की ये लाइनें तो जैसे इस पूरे धोखे की पोल खोल देती हैं। यहाँ खादी का मतलब है नेता जो सादगी का प्रतीक पहनते हैं, और मलमल का मतलब है बड़े बड़े पूंजीपति। तो इन दोनों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया, एक ऐसी सांठगांठ कर ली जिससे नेताओं और उद्योगपतियों दोनों की ही चांदी हो रही थी। इन लेखकों का सीधा सीधा आरोप था कि नेता गांधी जैसे महापुरुषों का नाम लेते हैं, गांधी टोपी पहनकर देशभक्त होने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में देश को ही टोपी पहना रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं।
आदर्शों का इस्तेमाल बस एक मुखौटे की तरह हो रहा था। लेकिन प्रगतिवाद सिर्फ समस्याएं गिनाकर खत्म नहीं हो जाता। नहीं, उसने इस शोषण को खत्म करने का एक बड़ा साफ रास्ता भी दिखाया। ये सिर्फ शिकायत का साहित्य नहीं था, ये एक्शन का, क्रांति का आह्वान था। और रास्ता क्या था? ये 3 स्टेप्स जो स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले सर्वहारा यानी आम जनता की एकता, फिर उस एकता से पैदा हुआ वर्ग संघर्ष, और आखिर में एक ऐसी क्रांति जो इस पूरी शोषक व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंके। हम चाहें तो पहाड़ को भी उखाड़ सकते हैं। नागार्जुन की एक लाइन मजदूर वर्ग की इसी ताकत पर विश्वास को दिखाती है। यहाँ पहाड़ क्या है? पहाड़ है ये पूरी की पूरी पूंजीवादी व्यवस्था। लेखकों का मानना था कि अगर मेहनतकश लोग एक साथ आ जाएं तो वो किसी भी पहाड़ जैसी मुश्किल को उखाड़ फेंक सकते हैं। और इस सब के बीच इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि भाई एक लेखक का, एक साहित्यकार का असली काम क्या है? तो प्रगतिवादी सोच के हिसाब से लेखक कोई कोने में बैठकर सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखने वाला नहीं है। वो एक एक्टिविस्ट है, एक कार्यकर्ता है। उसकी पहली ड्यूटी है कि वो राजनीतिक रूप से सही पक्ष ले, सोई हुई जनता को जगाए और शोषण के सच को सबके सामने लाए। इस लड़ाई में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। हालांकि इस नजरिए के आलोचक भी थे जिनका मानना था कि कभी-कभी ये विचारधारा कला पर हावी हो जाती थी। और इस सोच को महान लेखक मुंशी प्रेमचंद से बेहतर कौन कह सकता है, जिन्होंने कहा था, साहित्यकार का काम मनोरंजन या मन बहलाना नहीं है, ये काम तो भांडों, मस्खरों और विदूषकों का है। ये लाइन प्रगतिवाद के मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। साहित्य समाज बदलने का एक गंभीर हथियार है, सिर्फ टाइम पास का सामान नहीं। तो आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। साहित्य का काम मनोरंजन करना है या समाज को जगाना? प्रगतिवाद ने अपना जवाब तो बड़ा साफ साफ दे दिया था कि रावण आज भी यही है हमारे बीच, बस उसका भेस बदल गया है। ढांचा भले ही मॉडर्न हो गया हो, पर वो चेहरा तो वही पुराना शोषण वाला ही है। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? पौराणिक कथाओं का कोई राक्षस आज की दुनिया में नाच रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? भाई, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें प्रगतिवाद की जड़ों को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये प्रगतिवाद है क्या चीज, और इसने साहित्य की दुनिया में ऐसा कौन सा भूचाल ला दिया था। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में प्रगतिवाद हिंदी साहित्य का वो दौर था जिस पर मार्क्सवादी सोच का बहुत गहरा असर था। मतलब साहित्य का कैमरा अब आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया था। फोकस अब भगवान या राजा रानी नहीं, बल्कि वो आम इंसान था जो हर रोज अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। और इसकी पूरी बुनियाद टिकी थी सामाजिक यथार्थवाद पर। इसका मतलब ये था कि साहित्य का काम सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना या मनोरंजन करना नहीं है। नहीं, साहित्य का असली काम है समाज के कड़वे सच को, उस शोषण को बिना किसी लाग लपेट के सबके सामने रख देना। और यहीं से प्रगतिवाद की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात निकल कर आती है। उनके हिसाब से शोषण कोई आज की बात नहीं है, ये तो इतिहास के हर दौर में था। बस वक्त के साथ साथ इसने अपना मुखौटा, अपना चेहरा बदल लिया। जरा सोचिए, प्रगतिवादी नजरिए से देखें तो ये जो शोषक है, इसका चेहरा कैसे बदलता गया है। पहले सामंती युग था तो जमींदार और साहूकार थे, फिर अंग्रेज आए तो वो और उनके साथ पूंजीपति शोषक बन गए, और आज के लोकतांत्रिक दौर में ये काम राजनीति के हाथ में है। पर सबसे मजेदार बात जानते क्या है? ये जो नई ताकतें आती हैं ना, वो पुरानी ताकतों को खत्म नहीं करती, बल्कि उनसे हाथ मिला लेती हैं। अंग्रेजों ने पुराने जमींदारों को अपना साथी बनाया ताकि शोषण और अच्छे से हो सके, और आज के दौर में वही पुरानी कहानी, राजनीति और पूंजीवाद की दोस्ती चल रही है। नागार्जुन की ये लाइनें इसी मिलीभगत पर एक जबरदस्त चोट हैं। यहां खादी मतलब राजनीति और मलमल मतलब बड़ा बिजनेस, दोनों ने मिलकर गुपचुप सेटिंग कर ली, और नतीजा आम आदमी के घर अंधेरा और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर हर रोज दिवाली। तो ऐसे में एक लेखक क्या करे? क्या वो बस साइड में खड़ा होकर तमाशा देखे? प्रगतिवाद का जवाब है बिल्कुल नहीं। साहित्य चुप नहीं रह सकता, उसे पक्ष लेना होगा, शोषित का, दबे कुचले इंसान का। प्रगतिवाद ने साहित्य के मकसद को ही बदल डाला। जैसा कि खुद प्रेमचंद ने कहा था, लेखक का काम सिर्फ मन बहलाना नहीं है, ये काम तो मदारी और बाजीगर भी कर लेते हैं। साहित्य का काम तो एक मशाल की तरह है जो सोए हुए समाज को जगाए, उसे उसकी असलियत दिखाए। प्रगतिवादी लेखकों का सवाल एकदम सीधा और साफ था। जब देश में चारों तरफ भूख, जातिवाद और भ्रष्टाचार की आग लगी हो, तो कोई लेखक या कवि अपनी आंखें बंद करके जन्नत और परियों के गीत कैसे लिख सकता है? उसका तो फर्ज है कि वो अपने वक्त की सच्चाई लिखे, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को समझे। ठीक है, तो समस्या समझ आ गई कि शोषण लगातार जारी है और लेखक का काम उसे उजागर करना है। पर सवाल ये है कि इसका हल क्या है? प्रगतिवाद सिर्फ बीमारी बताकर नहीं छोड़ता, वो इसका इलाज भी बताता है। देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ में दो वर्ग हैं। एक पूंजीपति वर्ग जो शोषण करता है, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, मतलब मजदूर किसान जिसका शोषण होता है।
और ये मजदूर किसान कमजोर क्यों है? क्योंकि उसे जाति और धर्म के नाम पर आपस में बांट दिया गया है। और ये बात तो पक्की है कि ये शोषण अपने आप बंद होने वाला नहीं है। तो समाधान के लिए 3 कदम बताए गए। पहला, सर्वहारा वर्ग को ये जाति धर्म की दीवारें तोड़कर अपने दुख दर्द के आधार पर एक होना होगा। दूसरा, जब ये एकता होगी तो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ एक वर्ग संघर्ष शुरू होगा। और तीसरा और आखिरी कदम, एक क्रांति जो इस पूरे शोषण के सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। यही एकमात्र रास्ता है। और आखिर में प्रगतिवाद हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या साहित्य का काम सिर्फ एक आईने की तरह समाज की हकीकत दिखाना है, या फिर उस आईने में जो बदसूरत तस्वीर दिख रही है उसे बदलने के लिए एक हथियार बनना भी है? जरा सोचिएगा, इसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है। रही थी। ये कहानी है प्रगतिवाद की, एक ऐसा साहित्यिक आंदोलन जिसने कहा कि कल्पना की उड़ान बहुत हुई, अब जरा जमीन की हकीकत पर उतरा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस आंदोलन की आत्मा को सुमित्रा नंदन पंत की इन लाइनों से बेहतर कौन समझा सकता है? देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी बात को, मेरे विचारों को आम लोगों तक पहुंचा सको तो पहुंचाओ। सुंदर शब्दों की, अलंकारों की किसे जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। मतलब अब कला की खूबसूरती से ज्यादा जरूरी हो गए थे विचार। देखिए, प्रगतिवाद कोई हवा में से नहीं आया था। ये असल में एक रिएक्शन था छायावाद के खिलाफ। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ छायावाद है जो कल्पना, व्यक्तिवाद और बहुत ही सूक्ष्म भावनाओं की बात करता है, और दूसरी तरफ प्रगतिवाद जो कहता है नहीं, हकीकत देखो, समाज को देखो, सोशल कॉन्शियसनेस की बात करो। तो ये साहित्य का एक तरह से अपने अंदर झांकने से निकलकर बाहर दुनिया को देखने का सफर था। तो सवाल यही उठा कि भाई जब देश में इतनी गरीबी है, गुलामी है, असमानता है, तो ऐसे में साहित्य का रोल क्या होना चाहिए? क्या वो बस मन बहलाने के लिए है, या फिर उसे समाज का आईना बनना चाहिए? और ये बहस 1930 के दशक में जोरों पर थी। बहुत से लेखकों को लग रहा था कि छायावादी साहित्य तो अपनी ख्याली दुनिया में खोया हुआ है, उसे आम आदमी के संघर्ष, किसानों मजदूरों की तकलीफों से कोई लेना देना ही नहीं है। बस यहीं से एक ऐसे साहित्य की जरूरत महसूस हुई जो जमीन से जुड़ा हो, जिसकी जड़ें हकीकत में हो। मजे की बात यह है कि ये विचार सिर्फ भारत का नहीं था, इसकी जड़ें तो एक ग्लोबल पॉलिटिकल फिलॉसफी में थी जिसने पूरी दुनिया के लेखकों को हिलाकर रख दिया, और भारत में तो एक साहित्यिक क्रांति ही ला दी। और देखें कि ये विचार भारत कैसे पहुंचा। 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की पहली मीटिंग होती है। अगले ही साल 1936 में सज्जाद ज़हीर जैसे भारतीय लेखक लंदन में इसकी इंडियन ब्रांच खोलते हैं, और फिर उसी साल ये आंदोलन लखनऊ में अपने पहले अधिवेशन के साथ पूरी तरह से भारत की जमीन पर आ जाता है। ये जो 1936 का लखनऊ अधिवेशन था ना, ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से प्रगतिवाद ने एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की शक्ल ली और अपनी आवाज को बुलंद किया। और सोचिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक मुंशी प्रेमचंद। और उन्होंने जो कहा वो एक भाषण नहीं, इस पूरे आंदोलन का मैनिफेस्टो बन गया। साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज का हित होना चाहिए। बस इस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। साहित्य का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, समाज की भलाई है। और अगर प्रेमचंद की बात में कोई शक शुबा रह भी गया था, तो हसरत मोहानी ने उसे भी दूर कर दिया। उन्होंने तो एकदम खुले तौर पर कहा कि साहित्य का काम समाजवाद और कम्युनिज्म को बढ़ावा देना है, और साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों का विरोध करना है। तो मतलब इस आंदोलन के पॉलिटिकल इरादे शुरू से ही एकदम क्लियर थे। तो प्रगतिवाद की ये आइडियोलॉजी आखिर थी क्या? वो कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने लेखकों को अपनी कलम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इससे समझने का सबसे सीधा तरीका यह है, जो जगह राजनीति में मार्क्सवाद की है, वही जगह साहित्य में प्रगतिवाद की है। मतलब साफ था, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक नहीं, बल्कि आर्ट फॉर सोशल प्रोग्रेस। कला का मकसद सिर्फ कला बनाना नहीं, कला के जरिए समाज को बदलना है। और इस सोच के कुछ पक्के पिलर्स थे। पहला, हर तरह के शोषण का विरोध करो। दूसरा, एक ऐसे समाज की मांग करो जहां सब बराबर हों। तीसरा, ख्याली पुलाव पकाने के बजाय कठोर सच्चाई दिखाओ। चौथा, जो शोषित वर्ग है, मजदूर, किसान, उनके साथ गहरी सहानुभूति रखो। पांचवां, औरतों को एक मजबूत असल इंसान की तरह देखो। और छठा, अगर जरूरत पड़े तो क्रांति का भी आह्वान करो। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इस दस्तावेज को देखिए, इसमें साफ लिखा है पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा। ये लोग अपनी नफरत को छिपाते नहीं थे। जो वर्ग शोषण कर रहा था उसके खिलाफ अपनी कविताओं और कहानियों में खुलकर बोलते थे। और जहां एक तरफ घृणा थी, वहीं दूसरी तरफ गहरी हमदर्दी भी थी। ये दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी साहित्य ने पहली बार किसानों, मजदूरों, गरीबों के दर्द को लिटरेचर का सेंट्रल थीम बनाया। जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई थी, उन्हें एक मंच दिया।
और प्रगतिवाद ने औरतों को देखने का नजरिया भी एकदम बदल दिया। यहाँ लिखा है नारी का मानसल चित्रण। अब ये शब्द सुनकर आज इसका कुछ और ही मतलब निकाला जा सकता है, पर तब इसका मतलब था कि औरत को सिर्फ खूबसूरती की एक नाजुक सी मूरत मत समझो, उसे एक असल हाड़ मांस की, अपनी इच्छाओं और अपनी ताकत वाली इंसान के तौर पर देखो। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही रेडिकल, बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। इस आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कई बड़े नाम दिए। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, इन जैसे कवियों ने युगधारा और युग की गंगा जैसी रचनाओं के जरिए प्रगतिवादी सोच को कोने कोने तक पहुंचाया। अच्छा, हर आंदोलन की तरह प्रगतिवाद का दौर भी हमेशा नहीं रहा, पर सवाल ये है कि क्या आंदोलन के खत्म होने से उसकी विरासत भी खत्म हो जाती है? 1954 आते आते कुछ आपसी मतभेद हुए, समाज का माहौल भी बदला और ये आंदोलन एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के तौर पर धीमा पड़ गया। लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुका था। इसने हिंदी साहित्य के डीएनए में सोशल कॉन्शियसनेस का एक बीज हमेशा के लिए बो दिया था। तो इससे हमें क्या याद रखना चाहिए? पहली बात, प्रगतिवाद ने हिंदी साहित्य में सोशल रियलिज्म को मजबूती से स्थापित किया। दूसरी बात, इसने आम आदमी की जिंदगी को साहित्य का हीरो बना दिया। तीसरी बात, इसने आर्ट का मकसद ही बदल दिया कि कला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, सामाजिक बदलाव के लिए है। और इसका असर बाद के आंदोलनों जैसे नई कविता पर भी साफ साफ दिखता है। और आखिर में प्रगतिवाद हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह उसने अपने समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवाज उठाई थी, क्या आज के दौर में आज की समस्याओं के लिए साहित्य को फिर से एक आंदोलन बनने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।